सड़कों पर ला घसीटा। Nothing to do with the... अच्छा, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिएगा सर, थोड़ी और क्लैरिटी दे दीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी को, चूंकि वो अबूरी नहीं है, तो उनको हाउस थ्रू प्रोसेस चुनेगा। जी जी, ऐसा ही होगा, फिर वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा बाकायदा। हाँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि अब अगला मौजू जो है हमारा वो ये जो कुछ नाजरीन होना था, इस पर अब इल्जामात भी लगे हैं, एक सफ़े मातम भी बिछ गई है, नोहा खानी का आगाज हो चुका है, लेकिन अब इसमें बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस पूरे सिनारियो के अंदर जो सबसे अहम चीज थी वो पूरी कौम की नजरें हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो आप तक हम ये खबर पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल, जैसा कि ये गुलाम हुसैन साहब ने कहा, चौधरी साहब ने बताया कि जब तक ये पूरा प्रोसेस शहबाज शरीफ साहब को पंजाब से इस्तीफा दिलवा के और फिर इलेक्शन लड़के वो मरकज में नहीं आते, उस दौरान शाहिद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए चुना गया है PMLN की जानिब से। लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने इंडिकेट किया इस पॉइंट को कि उनका चुनाव भी थ्रू हाउस होगा, पार्लियामेंट होगा, इलेक्शन होगा, और वो उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। एक दफा चौधरी साहब शेरवानी वो पहन लेंगे फिर। जी जी, और अभी नहीं शहबाज शरीफ इस्तीफा देंगे। अच्छा, अभी वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, एज चीफ में बैठे रहेंगे। अच्छा, जब वो MNA इलेक्ट होके हल्फ उठाएंगे, फिर ये इनकी सीट खाली हो जाएगी। ये है। अच्छा, बिल्कुल। कैसे आप किस तरह देख रहे हैं सर इस डेवलपमेंट को? एक बात तो माननी पड़ेगी कि बगैर किसी टकराव के PMLN ने जो अगला प्रोसेस था अपने प्राइम मिनिस्टर की नायली के बाद, उस प्रोसेस पे बड़ी जल्दी से काम करना शुरू कर दिया। कैसे इन्हें करना ही था, क्योंकि कल से एतराज़ात शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर अब रहे नहीं हैं, और ज़ाहिर है वो और भी एतराज़ात आएंगे कि वो वहाँ आप मीटिंग्स भी होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर बहरहाल इसमें एक मैं बड़ा आई एम वेरी क्यूरियस कि ये जो उनका चॉइस था, ज़ाहिर है उनके लॉयलिस्ट हैं, मगर चंद दिन पहले एक रिपोर्ट इनके बारे में आई थी, अगर आपने देखा हो तो नैब ने एक रिपोर्ट LNG की जो है वो सबमिट करवाई है तफ्तीश की, जिसमें बहुत से लोगों को और अफसरान जो हैं LNG में 200 अरब रुपए की मुबैना जो बंगले कह लें या खुर्द की जो एक है इल्ज़ाम, उसमें इनकी मिनिस्ट्री के तहत है, और इनके हवाले से भी बात हुई थी। तो बहरहाल ये मैं इसलिए कह दूं कि यानी आपके चंद दिन के जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो भी नैब ज़दा नहीं कह सकते, मगर नैब ने तफ्तीश उनके खिलाफ की है। अच्छा। अभी उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। बिल्कुल। अगर कल को शहबाज शरीफ आते हैं और हुदैबिया खुलता है तो फिर वो भी, उनके पीछे भी नैब ही लगी होगी। और अब जो प्राइम मिनिस्टर नून से आएगा उसके पीछे कहीं ना कहीं नैब लगी जरूर होगी। वो चीजें तो होगी ना, अगर नैब नहीं होगी तो अकामा होगा। अकामा मतलब मैं ये नहीं कहता, अच्छे क्लीन लोग भी होंगे,
ठीक है जी। अच्छा, शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब सर आपके वक्त का। अच्छा, थोड़ी सी हमें कानून के हवाले से रहनुमाई सर फरमाइएगा कि अब अबूरी का तो कॉन्सेप्ट जैसे कि चौधरी साहब कह रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकायदा तौर पर शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसके बाद 45 दिन का जो एक गैप चाहिए होता है ज़िमनी इलेक्शन के लिए, जब वो होगा तो फिर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे। जस्टिस साहब देखिए, यहाँ पे शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक कि आइन है हमारा, वो आर्टिकल 91 में साफ कहता है कि जब असेंबली में जो मेजॉरिटी पार्टी, एक कोई जो नॉमिनी होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए या लीडर ऑफ द हाउस के लिए, अगर वो अपने इलेक्शन जीत जाता है, यानी उसके फेवर में मेजॉरिटी वोट करती है, तो उसको प्रेसिडेंट बुला करके उसको वज़ीर आज़म बना देगा और फिर वो अपनी कैबिनेट बना देगा। बिल्कुल। तो अगर किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन खाली हो जाती है, जिस तरह के यहाँ पे खाली हो गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब मेंबर नहीं रहे, तो अब वही सिचुएशन दोबारा हो जाएगी। जैसे ही पार्लियामेंट कॉल होगी, जो चीफ जो स्पीकर हैं असेंबली के, वो फिर इलेक्शन करवाएंगे। एक कोई नॉमिनी आएगा इनकी तरफ से, नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है पार्टी, उनकी तरफ से एक नॉमिनी आएगा जिसको भी नॉमिनेट कर दें, उस नॉमिनी को फिर वोट दिए जाएंगे। अगर उसको मेजॉरिटी जो असेंबली की है उसको इलेक्ट कर लेती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अबूरी की बात नहीं यहाँ पर, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। अब जब वो आपका जून आ जाएगा, नेक्स्ट जून आ जाएगा और जून में असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होंगे। उसमें अपने शहबाज शरीफ खड़ा होना चाहते हैं इलेक्शन के लिए तो खड़े हो जाएं, मेंबर बन जाएं असेंबली के, वो आ सकते हैं। लेकिन अबूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे आइन में। बिल्कुल ठीक। चलें, एक क्लैरिटी आ गई जस्टिस साहब कि अबूरी का कॉन्सेप्ट, कल से इस पर बात हो रही थी, वो खत्म हो, वो नहीं है, सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता। चौधरी साहब ने भी यही बात की, आपने भी की। नसीम ज़ारा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी एक ऐसी चॉइस है जो कि जिसके बारे में कहा यह जा सकता है कि गो के वफाकी वजीर थे, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो तस्वीर फरमाइएगा, ये उस क्लोज किचन कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे जो मियां साहब की तस्वुर की जाती थी। जी नहीं थे, लेकिन ट्रस्टेड हैं, लॉयल हैं और एक इम्पॉर्टेंट उनके पास मिनिस्ट्री है और इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इनमें फुल टोटल कॉन्फिडेंस है, इस वजह से इनको बनाया है। और हालांकि नैब के हवाले से ये भी कह रहे थे सईद काजी साहब के एक रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर इन पे कोई डायरेक्ट चार्ज नहीं है। तो और ना ही ये जो पनामा केस का 1 साल गुजरा है उसमें उन्होंने कोई लड़ाई झगड़े ऐसे किए हैं जो कि जैसे तलाल चौधरी ग्रुप था, वो ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट। तो ऑल एंड ऑल आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को लगा होगा कि ये उन लोगों में से हैं जो हु जस्ट फिट्स राइट इन दिस पोस्ट। 45 डेज़ हैं, लेकिन बहरहाल 45 डेज़ इज़ अ लॉन्ग टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो किसी ऐसे को ना वहाँ बिठाएं जो कि खुद अपनी कोई कहानी डाल दे। वो ऐसा शख्स जो टोटली लॉयल हो और टोटली इनकी पोजीशन को सपोर्ट करे, प्राइम मिनिस्टर को, इनके इंटरेस्ट को, तो उनको बनाना चाहते हैं और एज सच नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो। अगर ख्वाजा साद रफ़ी को ले आते, तलाल चौधरी साहब को ले आते, ये सब जो लोग हैं आपको मालूम है कि इनका एक पनामा केवल से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, फैमिली से बाहर नहीं जाने देना चाह रहे वजारत उज़्मा मियां नवाज शरीफ साहब, फैमिली में रहेगी, क्या कह सकते हैं, बादशाहत है, एक माइंडसेट है। लेकिन सर ये पंजाब फिर फैमिली से बाहर वो कहाँ जाएगा? पंजाब से अगर ले आते हैं शहबाज शरीफ साहब को तो फिर पंजाब किसको देंगे सर? नहीं, आज तो वो ले गए ना बाहर, हमदा शहबाज वहाँ बैठे हुए थे, उनको तो नहीं बनाया ना, कैप्टन सफदर को नहीं बनाया। वाला खैर रेफरेंस जरा शाहिद खाकान अब्बासी, इनके वालिद मरहूम जो थे खाकान अब्बासी, 10 अप्रैल 86 को जो ओल्डी कैंप का हुआ वाक़या, ब्लास्टिंग हो गई थी, उसमें वो ज़ख्मी होकर वो शहीद हो गए और इनका एक भाई बड़ी देर तक बिस्तर मर्ग पर रहे और पता नहीं ठीक कब हुए। तो ये और इनकी बैकग्राउंड तो ये है। फिर ये PIA के थे जिस वक्त, सिविल एविएशन के, जब ये 12 अक्टूबर 99 को वो नवाज शरीफ पर हाईजैकिंग का चार्ज, और ये जेल में भी रहे हैं। तो अभी ये है, अब ये जो है, मैं आपसे और मोहतरमा नसीम ज़ारा साहब से
कतई इत्तेफाक नहीं करता कि ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। $16 बिलियन की जो LNG की इंपोर्ट है कतर से, ये यही वजीर है शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने आज तक उस एग्रीमेंट जिसके तहत ये मंगवा रहे हैं और कितने डॉलर एजेंट्स की कमीशन है और सैफरमान का क्या रोल है पोर्ट कासिम वाले प्रोजेक्ट में। वो जो थानी एक मामा रखा था इन्होंने, वो जो आना था और वो आए नहीं है, उसको बुला लो। अब ये जिक्र क्यों नहीं करते कतरी शहजादे का? क्या हुआ अब बताए ना, अब क्यों नहीं आया वो? जब कोई बात है नहीं इनकी, ये इनको इसलिए लगाया गया है, ये डेली जो मीटर चलता है ना गैस की इंपोर्ट का, अच्छा। वो रोज अली हैदर साहब वो जितने टेक टेक करके डॉलर नीचे गिरते हैं ना, ये उसी के गिनने वाले थे। ये मैं इसको इतना लाइटली नहीं देखता, ये लूट डॉलरों के लिए बनाया गया है और उसको प्रोटेक्ट और उसकी पैटनेज और लूट मार के काम को जारी रखने का एक तरीका है। माफ करना, हैरानी काजी साहब, आप हैरानी की बातें करते हैं। नहीं सर, आप रोज हैरानी इस बात पे नहीं हो रही है। इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फॉर्म द नेशन कि ये इतना ये किसी बंदे दे पुत्र नु लिया ही नहीं सकते। बंदे दा पुत्र कोई पार्टी है नहीं सर, कोई भी नहीं राजा मोहम्मद जफरुल्लाह का है, ईमानदार आदमी है, कभी किसी ने उंगली, उसको क्यों नहीं कोई ओहदा देते? निसार अली पर बदयांती का कोई क्योंकि जी उसको क्यों नहीं राजा देते? हक के साथ उनके पास कोई जीरो एक्सपीरियंस है कोई मिनिस्ट्री चलाने का। यानी कि कतरी जो कनेक्शन है, कतरी खत है या सैफुर रहमान साहब हैं, उनका एक अपना ज़रूर बेइंतहा कंट्रोवर्शियल अब नहीं, ये तो 1990 से नवाज शरीफ साहब की जड़ों को खोद रहे हैं जो सैफुर रहमान साहब हैं। वो आज फिर आया हुआ था सैफुर रहमान। मुझे जस्टिस साहब की तरफ भी जाना है। नसीम साहब आपकी बात काट रहा हूँ, उधर भी जाना है। कैसा जरा अपना इनपुट दीजिएगा सर। देखें, फैमिली से बाहर इनको कोई इस लायक नहीं मिलता जो प्रीमियरशिप के काबिल हो, और अगर कोई मिलता भी है चंद दिन के लिए, वो भी इतना, जिस तरह के चौधरी साहब कह रहे हैं, इतना दागदार है, तो कोई सुथरा बंदा नहीं है सर। देखिए, ये एक तरीका राइजुल वक्त है। अब ये गद्दी नशीनियाँ बन गई हैं। जिस तरह आप कारोबार बच्चा जो है वो आपका करता है इनहेरिट, इसी तरह से ये काम चल रहा है। मगर इनके हवाले से जो केस आया है, वो जो केस है उसमें अभी 4 दिन पहले ये रिपोर्ट आई है और ये बहुत इस पर शोर हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो ठेका दिया था उसमें सुई नादरन गैस के होते हुए, सुई सदरन गैस के होते हुए प्राइवेट कंपनी को दिया गया। और उसमें नैब ने बड़े वादे तौर पे कहा है कि 200 अरब रुपया ओवर दी 15 ईयर जो है वो पाकिस्तान को हाथ हुआ उसके साथ जो इन्होंने दिया। और फिर वो टर्मिनल का बहुत सारा काम था इसमें बहुत सारे लोग शायद इस्तीफे भी दे गए थे। आपको याद हो कि जो डरते थे ब्यूरोक्रेट के इसका ऐसा ना बने, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लीन तो आप नहीं कह सकते। फिर मुझे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो लगता है PIA से सारा तजुर्बा लेके ब्लू, चौधरी साहब मुझे बता दीजिएगा, एयर ब्लू के मालिक भी माशाल्लाह यही है। तो ये जो बेसिकली पिछले 20-25 साल से वतन अजीज की रियासत के एहसासों की ट्रांसफर होती रही है फ्रॉम द स्टेट टू दी इंडिविजुअल्स, तो ये एक सिलसिला चला है। और कई तो यही बनेंगे। अब मैंने तो नहीं बनना, चौधरी साहब आपको तो कोई नहीं बनाएगा, यही बनेंगे। हमने तो कोई कैंडिडेट नहीं है भाई। अच्छा, वैसे मैं जस्टिस काम कर रहे हैं। जस्टिस साहब अली हैदर साहब जी सर, ये जो कुछ बारी बरकम जो जर्नलिस्ट है ना, टेलीविजन पर बैठ के जाली राय दे रहे थे गवर्नमेंट के हक में, उनको कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए ऑयल कंपनियां, और मैं अब इस काम में, ये आप इसको लाइटली ना ले, दिस इज अ वेरी बैड ओमन। और ये उसी पर इंसिस्ट कर रहे हैं अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन, जिसकी वजह से कल इनको माफ करना यानी तारीख का बदतरीन दिन देखना पड़ा। ऐसा मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन आपकी बात बड़ी अहम है। हैरानी की बात ये नहीं कैसा कर, हैरानी की बात ये कि इतना बड़ा धचका लगने के बावजूद नहीं सुधर रहे। बिल्कुल जस्टिस साहब, सर ये कहा जा रहा है, मैं कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा कि नैब कोर्ट में इनके रेफरेंसेस जा रहे हैं, उससे पहले इनको अपनी जमानतें करवानी पड़ेंगी। क्या इसमें कानून क्या कहता है सर? अगर नहीं करवाते तो फिर कानून क्या कहता है? देखिए, नैब का लॉ ये है कि जब कोई रेफरेंस पेश किया जाता है तो उसके साथ ही उस पार्टी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अच्छा। और जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो नैब की कोर्ट्स जो हैं वो, उनके पास कोई पावर नहीं होती बेल देने की। बेल देने की पावर्स के लिए, बेल के लिए फिर उनको हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करके। फिर वो हाई कोर्ट उनको बेल देती है अगर देना चाहती है। लेकिन इस सूरत में जिस सिचुएशन में अभी नवाज़ शरीफ और उनकी फैमिली है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो उनको हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा
और जा कर के बेल बिफोर अरेस्ट लेनी पड़ेगी ताकि उनको अरेस्ट न किया जाए, वरना वो अरेस्ट हो जाएंगे अगर उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसमें कुछ और हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। हमने जो चीज़ सुनी अदलिया के रिमार्क्स जो थे जब जजमेंट वो पढ़ के सुना रहे थे कोर्ट रूम में, कि जीआईटी की जो फाइंडिंग्स हैं सर वो पैरामीटर रखा गया है, वो पैमाना रखा गया है और डायरेक्ट किया गया है कि नैब कोर्ट उसको देखते, उसको सामने रखते हुए प्रोसीडिंग करे। जी देखिए, होता ये है कि नैब के पास जब कोई केस जाता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला इंक्वायरी का स्टेज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन का स्टेज होता है और तीसरा रेफरेंस का स्टेज होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस नैब के पास भेजा है और चूंकि जीआईटी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, तो पहले 2 स्टेजेस जो हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के वो ख़त्म हो गए। अब सिर्फ रेफरेंस का स्टेज रह गया, लास्ट स्टेज है। तो अब रेफरेंस में होगा ये कि केस अब नैब का जो ऑफिस है, नैब का ऑफिस अब केस तैयार करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा और जब कलेक्ट हो जाएगी तो उसको रेफरेंस की शेप में बना करके वो नैब कोर्ट में फाइल कर देगा और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। सर मुझे वक्फे पे जाना है, क्विक सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। कुछ और चीजें जो आपके सामने रखेंगे इस ट्रांसमिशन में, और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अब अगले प्राइम मिनिस्टर को सामने लाने की तैयारी हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी, हमने आपको बताया कि फिलहाल उनका नाम आया है, लेकिन हतमी तौर पर शहबाज शरीफ साहब फैमिली में रहेगी। नाज़रीन, ये प्रीमियरशिप ब्रेक के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं और पंजाब के नए वजीर आला के लिए मुशावरत में शरीक भी होंगे। NA 120 में शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम के लिए भी मुशावरत की जाएगी। और आपको बताएं कि इजलास में मलिक परवेज, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और तौसीफ शाह भी शरीक होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। पंजाब के नए वजीर आला के लिए मुशावरत में शरीक होंगे। NA 120 में शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम के लिए भी मुशावरत होगी और इजलास में मलिक परवेज, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और तौसीफ शाह भी शरीक होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। पंजाब के नए वजीर आला के लिए मुशावरत में शरीक होंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब,
क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकामे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। ब्रेक के बाद हाजिर हैं नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस साहब, अब मैं चाहूंगा जरा आप अपनी राय, अपनी तज़्ज़िया भी सामने रखिएगा। सर, जैसा कि आपने खुद हमारी तस्वीर फरमाई, बताया कि 45 दिन के लिए जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का टाइम है। पूरी वज़ीर आज़म का कोई कॉन्सेप्ट हमारे आइन में, हमारे मुल्क में नहीं है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है सर, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अपनी फैमिली का कोई बंदा ये ला सके। तो आपको नहीं लगता ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस मजाक बन जाएगा? कभी एक प्राइम मिनिस्टर वो अपनी छोटी सी काबीना चुनेगा, फिर अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा। नहीं, कोई मजाक नहीं है इसमें। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये उसूल है। अब आप देखें कि इंग्लैंड में जहाँ जो कि मदर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पर आपको याद होगा कि डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर थे, वो अच्छी मेजॉरिटी से जीते थे। लेकिन जब उनके बाप का नाम आ गया पैनामा पेपर्स में,
तो बाप के नाम पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और टेरेसा मे जो है उनको इलेक्ट कर लिया गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, वो अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर अच्छा सर, मैं I'm really sorry, आप मुझसे सीनियर हैं, जहाँ तक मेरी इत्तलात है उन्होंने अपने ब्रेक्जिट के ऊपर उन्होंने इख्तलाफ पर रिजाइन किया था, इस पर तो वो वजाहत दे के आ गए थे पार्लियामेंट में, पैनामा के ऊपर तो नहीं, पैनामा का भी केस इशू था उसमें। पैनामा में उनके बाप के कोई कंपनी वगैरह थी जिससे कोई शेयर्स थे जो उनके नाम पे आ गए थे, वो भी एक इशू था, और भी इश्यूज थे। लेकिन बात सूरत, मैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि वज़ीर आज़म आज है कल नहीं है, जा सकता है दूसरा आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये तो हमारे मुल्क में होता है कि जी एक हमारा लीडर वो प्राइम मिनिस्टर है वही रहेगा, ये तो हमारे मुल्क में होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक गया दूसरा आ गया। तो अब अगर ये चले गए हैं तो एक दूसरा कोई आ जाएगा मेंबर, जो अगर इलेक्शन जीत जाता है, हाउस में मेजॉरिटी उसके फेवर में वोट करती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते। कोई ज़रूरी नहीं कि वो 45 दिन के लिए रहे। बिल्कुल ठीक। 45 दिन तो खैर इस वास्ते होता है कि बाई इलेक्शन 45 दिन में होंगे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन नसीम ज़हरा साहबा जो बात जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, अगर कोई चंद दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर किसी को लेकर आने की कोशिश की जाती है जो फैमिली से है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स आप समझती हैं नसीम साहबा ये ठीक है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें इश्यूज ये हैं अली, मॉरल इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, कॉम्पिटेंस के इश्यूज हैं, ये तमाम इश्यूज हैं। बहरहाल आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया, तो टेक्निकली जो कर रहे हैं PMLN करने जा रही है वो सही चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस पार्टी ने दो इसके सामने ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर एक कि पार्टी जो है उसमें फूट ना पड़े, और दूसरा ये कि 2018 के इलेक्शंस में ये ऐसे जाएं कि इनके पास गुंजाइश हो जीतने की, या यानी कि इतना ज़्यादा नुकसान इनको ना हो पैनामा से। तो इस सब को देखते हुए दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ये सुनने में आ रहा है कि यकीनन चाहते होंगे प्राइम मिनिस्टर के उनके भाई बने, और ये भी सबको मालूम है कि उनके ख़ानदान में जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा हैं और उनकी जो वालदा हैं, ये भी सुनने में आया कि वो ज़ाहिर चाहती थी कि इनके पास ही रहे जो है वजारत उज़्मा। लेकिन पार्टी के अंदर अगर कादो काट किसी का है अली, जो कि इस पार्टी को अगले इलेक्शंस में ले जा सकता है बगैर टूट फूट के, तो बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन जैसे आपने पहले बात की, या मेरा ख्याल है अभी गुलाम रसूल साहब बात कर रहे थे, गुलाम हुसैन साहब, अगर जब हुदैबिया खुलेगा और हुदैबिया केस को बड़ी जल्दी खुलना है, जब हुदैबिया रेफरेंस जाएगा तो क्या इसके बाद शहबाज शरीफ साहब पर क्या असर होता है वो भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है सियासी तौर पर जो यहाँ की सियासत है उसको मद्देनजर रखते हुए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए, 2018 के इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए शहबाज शरीफ साहब की ये जो बात कर रहे हैं, और ये भी याद रखें कि अगर पार्टी को कोई वोट मिलता है तो पंजाब की जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की बहुत कमजोरियां होंगी, लेकिन ही इज द वन जिन्होंने पार्टी में जान भी डाली है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल। गुलाम हुसैन साहब, सर एक इस्तीफा आना था, चलिए वजारत तो वैसी चली जानी थी प्राइम मिनिस्टर के जाने के बाद, चौधरी निसार की कैबिनेट टूट जानी थी, लेकिन MNA शिप से इस्तीफा आना था सर, वो इस्तीफा अभी तक नहीं आया। नहीं तो आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? वो दावा इतना बड़ा करके चले गए। उन्होंने कहा आप वजीर आज़म रहें या जाएं, मैं अब वजीर के तौर पर काम नहीं करूंगा। और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उन कमियां, कोताहियों, करप्शन वगैरह की निशानदही करने की कोशिश की, और कौमी सलामती के हवाले से मेरे दिल में चौधरी निसार अली खान की इज्जत बढ़ गई है। तो वादा भी तो पूरा करें ना सर, इस्तीफा दे दें अब। तो दे देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा था इमीडिएट दे दूंगा, अभी तक तो नहीं आया। आपको भेजें या कोई सोच विचार चल रहा है, कोई सोच विचार चल रहा है, कोई और प्लान बी चल रहा है ये भी तो। जी नसीम साहिबा। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये मैंने कभी बात आगे की नहीं पहले, लेकिन अब मौका है, मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर बनने के हवाले से 2003 या 4 में मेरी चौधरी निसार साहब के साथ 2 डिटेल सिटिंग्स हुई, कारगिल पर मैं काम करी थी। तो उस वक्त इन्होंने, चौधरी निसार साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बता दिया है, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, नवाज शरीफ साहब से कहा है कि अगर
PMLN को अगली दफ़ा मिली वजारत उज़्मा और हुकूमत, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, अगर शहबाज शरीफ होंगे प्राइम मिनिस्टर तो उनके साथ मैं काम करूंगा। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको शायद वो रेजिग्नेशन जिसका इंतजार था वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब बनने जा रहे हैं तो चौधरी निसार साहब नहीं। तो कहीं चौधरी निसार साहब वजारत आला के उम्मीदवार तो नहीं है? नहीं, अब अली हैदर साहब को हमें भी यानी इतनी वहाँ वेल कनेक्टेड, एजुकेटेड और मैं समझ पॉलिश खतून हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है इस्लामाबाद में, कोई उनसे हम भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, या तुसी मोनोपोली की थी। इट्स योर शो सर, प्लीज प्लीज। नसीम ज़ारा साहब, आप ये फरमाएं कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है एक हरकुलियन एफर्ट हुई और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो बहुत सारे लोगों के ख्याल में वो मुल्क के लिए इंडिस्पेंसेबल थे, लेकिन एक दिन गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जल्जला नहीं आया, मुल्क जो है वो ठीक चल रहा है। आप ये फरमाएं कि ये सारा कुछ मियाँ नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की कन्वीनियंस के लिए हो रहा है, या हमने मुल्क को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से ख़त्म करा के कोई सही तरफ लेके जाना है? और ये आज तक ये आपके शाहिद खाकान अब्बासी ने वो $16 बिलियन की जो डील की हुई है कतर से, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी क्यों शेख रशीद को नहीं देते? जी, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बड़ा सवाल जायज़ है आपका, और ये शायद खाकान अब्बासी साहब को इसका जवाब देना चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद है कि 4 महीने पहले इन्होंने कोई 50-60 जर्नलिस्ट बुलाए थे जिसमें हम नहीं थे, और उनको उन्होंने पूरी LNG की डील का बताया था, और उधर फिर सवाल ये कहा गया था कि हर चीज़ क्लैरिफाई होगी, लेकिन वो तो डिटेल की बात है। जो आपने अहम बात की है ना कि जो अब PMLN आगे जिस तरफ बढ़ी है, क्या वो अपने ख़ानदान और अपनी शरीफ ख़ानदान के लिए कर रही है या मुल्क के लिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, गुलाम हुसैन साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि सियासत में पावर बड़ी क्रिटिकल होती है और उसको रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए कल का दिन इतना ज़बरदस्त, इतना खुशाइन, इतना मुबारक दिन था, हमारे 70 साल पूरे होने वाले हैं, और इतनी कल अहम चीज हुई है, और आगे सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम ये तो आप मानेंगे, आपसे मैं सवाल करती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मुझे बताएं कि ये पार्टी में किसको सामने लेके आएंगे एज प्राइम मिनिस्टर? चौधरी निसार साहब की अहमियत अपनी जगह जो आप फरमा रहे थे कंट्रोवर्शियल है। शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि अगर पार्टी को साथ जोड़े रखना है और अगले इलेक्शन में कुछ हासिल करना है तो शहबाज शरीफ साहब से बेहतर मुझे लगता है कैंडिडेट शायद इनके पास नहीं है। आप फरमाइए। पार्टी के लिए नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं शायद उस्मानी साहब का भी चाह रहा हूं कमेंट ले लूं इसमें। कई साहब आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कि आपको लगता है पार्टी के लिए पार्टी इंटैक्ट रखना, क्योंकि अगर पार्टी इंटैक्ट नहीं रहती तो सर फिर अर्ली इलेक्शंस भी हो सकते हैं। बड़ी मुख्तसर फिर आप शेख उस्मानी साहब की तरफ जाएं। वेस्ट मुख्तसरन वेस्ट की डेमोक्रेसी तो प्रॉब्लम ये है कि क्लास का इशू है कि एक तबके के सवाल दोबारा पूछिए। यहाँ पे मैं सर आता हूं जस्टिस साहब, मैं आपके पास बस 1 मिनट में आ रहा हूं। सवाल ये है, आज सबसे बड़ा सवाल जो डेमोक्रेसी पे है, ना सिर्फ ये कि एक खानदान की यहाँ पे बन गई डायनेस्टी, सेकेंडली वो लोग जिन पे कल बच्चे होने हैं, जिनकी जो सबसे बड़े रहनुमा कायदे आज़म सानी जिसे कहते थे, वो आज मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं। अब उनके खानवादे से हम अगला बेहतरीन आदमी तलाश कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन डेमोक्रेसी। और हुदैबिया खुलने वाला है, आपकी बात नहीं मानते। उनके समधी जो है वो मुमकिन अंदर हो जाएं। यानी अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो तो 35 साल से जिन लोगों के घरों के बाहर पुलिस पहरे दे रही थी उन्हें पकड़ के अंदर करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया है। और इस मुल्क की जरा आप सितम जरीफी देखिए कि इनमें हमें मुस्तकबिल के लीडर। एक नुकता मैं जस्टिस साहब से पूछ लूं। देखिए, एक बड़ी ऑब्वियस चीज हमें नजर आ रही है कि द नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर द प्रीमियरशिप वो शायद उनके नैब में उनका रेफरेंस जाए और केस खुले दोबारा। तो क्या ये उनको पता नहीं होगी? उनके पास तो बड़े बड़े वकला की टीम है। जस्टिस साहब, सर मैं आपसे जरा चाहूंगा रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर हुदैबिया खुलता है, शहबाज शरीफ साहब फिर वो नैब के चक्कर, कोर्ट के चक्कर लगा रहे होंगे, उनको वो अगला प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाए बैठे हैं, नहीं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जरदारी साहब थे प्रेसिडेंट मुल्क के, उनके खिलाफ इतने केसेस कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में अगर कोई केस मौजूद होता है तो उससे किसी की नाअहली तो नहीं होती ना। कोर्ट अगर फाइनली आपके खिलाफ फैसला कर देती है तो फिर नाअहल हो जाते हैं आप, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का जो शहबाज शरीफ का जो चॉइस कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उसकी वजह से पार्टी यूनाइटेड रहेगी। अगर वो किसी और को प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द हाउस सेलेक्ट करेंगे
तो यकीनन उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे पार्टी, कुछ लोग रहेंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो यहाँ पे शख्सी हुकूमत होती है ना। आप देख रहे हैं, अब कल मैं देख रहा था प्रोग्राम, वो बिलावल भुट्टो बैठा हुआ है, कल का बच्चा, उसके इर्द गिर्द जो है चौधरी एजाज बैठे हुए हैं, खुर्शीद शाह बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, वो लीडर है। तो अब उसका ये तो हमारे और कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। आपने बड़ी दुरुस्त बात की कि सिर्फ रेफरेंस जाएगा, इससे किसी की नाअहली साबित तो नहीं होती। लेकिन सर इस बेंच ने, पैनामा बेंच ने डायरेक्ट किया है कि 6 हफ्तों के अंदर रेफरेंस भेजें और 6 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो इसका फैसला सुनाएं। अब उसमें अगर हुदैबिया भी शामिल होता है उस डायरेक्शन में, तो 6 महीने के बाद तो फिर इलेक्शंस हो रहे होंगे सर। 6 महीने का तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, तो 6 महीने में आज तक तो कोई ऐसा, मेरे पास बहुत से ऑर्डर्स मौजूद हैं हमारी फर्म में, जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 6 महीने में फैसला कर दें। चौधरी इफ्तिखार का लिखा हुआ ऑर्डर, चौधरी इफ्तिखार साहब कब के चले गए, वो केस नहीं ख़त्म हुआ। तो ये तो कोई ज़रूरी बात नहीं है कि 6 महीने में केस ख़त्म हो जाएगा। केस चलता रहेगा, अगर फैसला उनके खिलाफ हो जाता है तो यकीनन खिलाफ हो जाएगा। के लिए एक जज भी बिठाया जा रहा है उसी पनामा बेंच से, ये भी शायद पहले नहीं हुआ। जिस केस की आप एग्जांपल दे रहे हैं उसमें तो शायद ये नहीं था। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे तो उन्होंने ये कहा है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, ये 6 महीने में करेंगे। लेकिन जी अच्छा, आप सर बात कंप्लीट कर ले, नसीम साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हैं। क्या कह रही हैं जस्टिस साहब? क्या जी मैं कह रही हूँ कि मुझे लग रहा है ये कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं, जस्टिस साहब कोई शक नहीं इसमें कि 6 महीने में ये करेंगे काम मुकम्मल। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक्ट कर रही है और इस एजेंडे को आगे ले जाना चाहती है अकाउंटेबिलिटी के, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल 6 महीने में, यानी 6 महीने का मतलब 7.5 महीने हो गए। अगर आप 6 हफ्ते वो लें, मेरा ख्याल है अली हैदर उन्होंने 6 हफ्ते दिए हैं ना रेफरेंस दायर करने के लिए। जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल 6 हफ्ते दिए, तो 7.5 महीने में आर या पार। अच्छा तो कैसा देखिए ना, हम जेआईटी के बारे में भी यही सोचते थे, उन्होंने यहाँ पे हुदैबिया केस में तो उन्होंने ये ऑर्डर किया है और फिर तहकीकात मुकम्मल भी हुई, वो सामने भी आ गई। तो ऐसा भी तो नहीं हुआ पहले कि ऊपर कोई इसी बेंच से एक जज बिठाया गया और उसकी मॉनिटरिंग के लिए? कैसा देखिए, जो जज बिठाया गया वो तो जो स्टेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन थी, जिसके बारे में उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा था कि जनाब आपने सारे, और जो नैब का एक एपिसोड हुआ था जब कमर चौधरी साहब वहाँ तशरीफ लाए थे और उन्होंने इनएबिलिटी का इजहार किया था कि भाई ये 4-5 जो हैं ये तो अनटचेबल हैं अकॉर्डिंग टू दैम, मतलब उनका यही था बादल नज़र में, बल्कि असल भी यही मतलब था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये देखने के लिए, क्योंकि नीचे इदारे तो तिया पांचा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उनके कमेंट्स के मुताबिक हो चुका है, लिहाजा उन्होंने जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई। अब उन्होंने इसके लिए एक जज साहब दरखास्त की है चीफ जस्टिस साहब से कि एक जज साहब रख दें, और साथ उन्होंने ये बता दिया, क्योंकि ये कौन नहीं जानता कि यहाँ कौन कौन सा दायरा किस किस लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं हुआ। ये कॉमन पब्लिक नॉलेज है, ये कोई मैं एटमी राज तो नहीं आपको बता रहा। नैब में 157 केसेस पड़े हुए हैं, FIA के पास कौन कौन से केसेस पड़े हैं। एक बिग फिश को ये नेट नहीं करते, कुछ लोग अनटचेबल हैं, नीचे पकड़ो 2-4 जो चोर चकार जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो ये तो बन गया ना सिलसिला। मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से पूछूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली, या जिस लेगेसी को वो आगे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे मरियम साहिबा, वो किस्सा तो अब हमें खत्म होता नजर आता है। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो फिर ये पूरी शरीफ फैमिली को घेरे में ले लेगी। तो शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल, मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल, वो क्या देख रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों?
अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन, मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक से पहले कि शरीफ फैमिली लेगेसी का क्या होगा। केसेस पे केसेस खुलते जा रहे हैं, कई ऐसी चीजें जो गालिबन दाखिल दफ्तर हो चुकी थी वो भी अब सामने लाई जा रही हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली, उनकी लेगेसी जिसको वो प्रमोट करना चाह रहे थे उसके चांसेस तो बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं। हुदैबिया अगर खुलता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी, तमाम चीजें एक साथ चलने लग रही हैं। तो आप शरीफ फैमिली की लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी, आप उसको क्या खत्म होता देख रही हैं? जी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। मेरा ख्याल है कि अभी आप बात कर रहे थे कि जो नैब के पास इंफॉर्मेशन है, जो FIA के पास है, उसके बेसिस पे रेफरेंसेस खोलें। ये आप कोर्ट में खुद मौजूद थे, आपने सुना कि जो ऑनरेबल जज थे उन्होंने ये भी फरमाया कि जो MLA जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत इंफॉर्मेशन आएगी उसको भी इंक्लूड करेंगे रेफरेंसेस में। और आपको मालूम है जो 21 भेजे थे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत इनकी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स के बारे में लेने के लिए इंफॉर्मेशन, उसमें से खाली 3 या 4 वापस आए, तो तकरीबन अभी 15 बाकी हैं। तो वो भी खुलेगा। उसमें भी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि आपको याद है वॉल्यूम 10 कोर्ट ने दिया था ख्वाजा हारिस साहब के हाथ, जो कि पहले कह रहे थे जी खोलें खोलें खोलें। कोर्ट ने कहा जी खोल के कर लें, आप ले लें, अब इसको जो करना है आप करें। और ख्वाजा हारिस साहब ने उसको फौरन बंद कर दिया था। तो यानी कि वहां भी इंफॉर्मेशन है। तो यकीनन ये मुश्किल, बहुत मुश्किल वक्त है। और वक्त क्या मुश्किल है, ये तो अब हालात इनके ऐसे हैं कि समझ नहीं आती कि सुधरेंगे कैसे। दूसरी तरफ मैं ये जरूर कहती चलूं कि देखेंगे कि ये जो तमाम हकायक सामने आए हैं वो
वोटर का क्या इस पे रिस्पांस होता है, वो बड़ा क्रिटिकल है, वोटर का क्या रिस्पांस होता है। इस वजह से ये शरीफ खानदान के जो एक शख्स हैं उसको बिल्कुल प्लांट करके रखेंगे। और अली हैदर ये भी देखें कि पाकिस्तान की सियासत में आप देखें जब यानी कि जब मार्शल लॉ हुकूमतें आई हैं, उन्होंने अपना टट्टू बनाया है, ऊपर पिट्ठू रखा है, वो फिर किसी को कभी एक को ले आए दूसरे को। लेकिन जब चलती हैं सियासी पार्टियां, जो कि बदलना चाहिए और बदलेगा इंशाल्लाह, जब सियासी पार्टीज चलती हैं तो भुट्टो फैमिली को अपने ही किसी ना किसी को सामने रखने की जरूरत पड़ी थी। और इसी तरीके से PMLN 20-22 साल अंडर द शरीफ्स, अब शरीफ से नत्थी हुई है। अगर पार्टी टूट जाती है कल को, फिर कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की नसीम साहिबा, आपने कहा कि वोटर रिस्पांस क्या होगा इस पे। अच्छा, वोटर रिस्पांस यकीनी तौर पर इलेक्शन ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक बैरोमीटर हमने ये देखा, वो आप भी मौजूद थी, कल हम भी मौजूद थे, जब ये फैसला आया तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कुछ नहीं हुआ नसीम साहिबा, इस्लामाबाद के जिन्ना एवेन्यू पर भी कुछ नहीं हुआ, लाहौर की माल रोड पर भी कुछ नहीं हुआ। तो अवाम ने तो कोई रिस्पांस, कोई रिएक्शन दिया ही नहीं है। देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि एक ये भी मेरा ख्याल है, हमें ये सच तो ये है कि जब रिस्पांस आता है, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब उनकी जुडिशियल हैंगिंग हुई तो उस वक्त सिंध के अंदर और तो काफ़ी बड़ा रिस्पांस आया। आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी हटाया तो थोड़ा बहुत रिस्पांस आया, लेकिन ज़्यादा रिस्पांस पब्लिक का जब आता है जब आपने इनको ऑर्गेनाइज किया हो। मेरा ख्याल है कि PMLN की बड़ी एक वाज़े हिकमत अमली आपको सामने नजर आई है कल, सियासी हिकमत अमली, कि इन्होंने तोड़ फोड़, घेराव और यानी कि डिसरप्टिव पॉलिटिक्स नहीं करनी। अली इनकी जो नजरें हैं वो अगले इलेक्शन पर हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चाहते हैं कि शिराजा ना बिखरे, ना सिस्टम का ना इनकी अपनी पार्टी का, तो उसको वो चीजें इनके जहन में है। लेकिन बड़ी क्रिटिकल बात है कि 1 साल से पनामा केस चल रहा है, उस पर जो सामने हकायक हैं आपके आ गए हैं। कोर्ट ने बड़ी ट्रांसपेरेंट हियरिंग्स की हैं और पता नहीं कितने 50-60 हियरिंग्स की हैं। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से आई है चीज़, तो यानी कि इतनी करप्शन के केसेस और ये सब रेफरेंसेस दायर होंगे, फिर वोटर का क्या असर होगा, यानी कि पॉलिटिक्स पे वोटर क्या मानेगा कि उनका जो लीडर है वो इतना बेईमान है और इतना ये है और इस वजह से वो बिल्कुल उसके साथ ना चलें। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है और मेरा ख्याल है वोटर की रिस्पॉन्स क्या होगी उसका इस पर भी इन्हिसार होगा। उसका इन्हिसार गालिबन इस पर भी होगा नसीम साहिबा कि ऑपोजिशन इस क्राइसिस के अंदर पैदा होने वाली अपॉर्चुनिटी को किस तरह मिल्क कर पाती है। इमरान खान को क्रेडिट जाता है इस पूरे फियास्को का। जी, इमरान खान को बहुत, इमरान खान लेड दिस फ्रॉम द फ्रंट। ख्वाजा आसिफ साहब का वो मत भूलिएगा अल्फाज जो उन्होंने अदा किए थे पार्लियामेंट के फ्लोर पे। उन्होंने कहा था जी क्या पनामा कुछ दिन में सारे भूल जाएंगे, लोग नहीं भूले। और इमरान खान का बहुत क्रिटिकल रोल है। लेकिन ये कह के मैं ये भी कहूंगी कि आप देख लें कि इस वक्त कोर्ट यानी के सुप्रीम कोर्ट में एक जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के हवाले से केसेस मौजूद हैं। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर को जो हटाया है वो किस पॉइंट पे हटाया कि उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया था FZE का, तो यानी कि नॉन डिक्लेरेशन पर हटाया है। तो अब कोर्ट किस तरह से लेकर चलता है इमरान खान साहब के केस को, नॉन डिक्लेरेशन उन्होंने फ्लैट का या एक कंपनी थी ओवरसीज नहीं। नसीम साहब, आई हैव टू गो ऑन अ क्विक ब्रेक, वक्फा लेंगे इस डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर होल्ड करते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन हेडलाइंस मुलाजा कीजिए, उसके बाद दोबारा इस ट्रांसमिशन को यहीं से कैरी करेंगे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया,
हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा। शाहिद खाकान अब्बासी अबूरी वज़ीर आज़म नामजद। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। आपका एक इशारा, कौमी असम्बली से इस्तीफा हमारा। इजलास के दौरान नवाज लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ से कोई यकीन दहानी ओहदा नहीं चाहिए, पार्टी और कायद के साथ खड़े रहेंगे। ऑपोजिशन भी वज़ारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाने के लिए सरगर्म। खुर्शीद शाह के शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, सिराजुल हक, आफ्ताब शेरपाओ से टेलीफोनिक राबते। कल ऑपोजिशन का इजलास बुलाने जाएगा इम्कान। खुदारा पार्लियामेंट के इख्तियारात अदलिया को ना दें, सियासी मुआमलात पार्लियामेंट में हल किए जाएं, अदलिया में नहीं। असफंदियार वली कहते हैं, कोई मुझे एक शख्स दिखा दें जो आर्टिकल 62-63 पर पूरा उतरता हो। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। इमरान खान की नाअहली और पार्टी फंडिंग केस की समाअत पीर को सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। ज़ियारत और गिरदोनवाह में भी बारिश से नदी नालों में तुफान। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पर आपको खबर दें। LDA करप्शन केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जाली फाइलें फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम डीलर था, सलीम नामी इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज रेहान गुल से। रेहान गुल, आगाह कीजिएगा, क्या पेशरफ्त हुई है? जी, नैब लाहौर के राजम से LDA में बोगस फाइलों के जरिए रजिस्ट्रियाँ फरोख्त करने वाले मुलजमान के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और अब उस पर पेशरफ्त करते हुए नैब लाहौर ने एक प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम ये है कि इसने मारूफ हाउसिंग सोसाइटी की जारी बोगस फाइलें तैयार की और आवाम को लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद इसे एहतसाब अदालत में पेश करके 7 अगस्त तक इसका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ कि इससे कबल भी नैब लाहौर ने इसी केस में LDA के साबिक मुलाजिम समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान।
कराची से खबर शामिल करते हैं, जिसके इलाके लियारी में मिर्जा आदम खान रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस सड़क पर 1 किलोमीटर तक तजावुजात कायम थी, ऐसा कहना है असिस्टेंट कमिश्नर खालिद बलोच का। ऑपरेशन का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज हसन अब्बास से। हसन अब्बास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, बिल्कुल लियारी के इलाके में जो है मिर्जा आदम खान रोड है, जहाँ पे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन जो है असिस्टेंट कमिश्नर लियारी की सरबराही में किया गया। ऑपरेशन के दौरान जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और केएमसी के डायरेक्टर नजीर लगानी अपनी टीम के हमरा वहाँ पे मौजूद थे और केएमसी की जानिब से जो है वो मशीनरी, हैवी मशीनरी भी वहाँ पे लाई गई थी ताकि तजावुजात के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा सके। 1 किलोमीटर तवील सड़क पर कायम जो तजावुजात थी उसको मिसमार किया गया। उसमें दर्जनों जो है वो फतारे शामिल थे जिनको मिसमार किया गया और जो सामान था वो भी उठाया गया और मुंतकिल कर दिया गया जो है एंटी इंक्रोचमेंट के दफ्तर में। मजीद जब हमारी बात हुई असिस्टेंट कमिश्नर लियारी से तो उनका ये कहना था कि जहाँ भी लियारी के अंदर तजावुजात मौजूद है वो वक्तन वक्तन जो है वो ऑपरेशन करते रहेंगे और तजावुजात के खिलाफ जो है उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। हसन, ये बताएगा किसी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, ऑपरेशन के दौरान जो है वो मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा और जो है वो पुलिस की नफरी वहाँ पे मौजूद थी। तकरीबन 15 लोगों को जो है वो हिरासत में भी लिया गया और उनको बगदादी थाने जो है वो मुंतकिल किया गया। हसन, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, ऑपरेशन से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था? जी बिल्कुल, जब हमारी जो है वो बात हुई कमिश्नर से, जो असिस्टेंट कमिश्नर है लियारी के, तो उनका ये कहना था कि ऑपरेशन से जो है वो 15 रोज कबल जो है वो नोटिस जारी किए गए थे कि तजावुजात यहाँ पे जो कायम है उनको हटा लिया जाए, लेकिन तजावुजात न हटाने की वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और 15 दिन पहले जो है वो नोटिस इशू किए गए थे। हसन, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, ये ऑपरेशन कितनी देर पहले शुरू किया गया और क्या चांसेस है, कब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा? जी देखिए, ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन आज सुबह 12 बजे से ऑपरेशन का आगाज किया गया। तकरीबन 3 घंटे ये जो है ऑपरेशन जारी रहा और ऑपरेशन जारी रहने के बाद जो है 15 लोगों को जेर हिरासत लिया गया। इसके अंदर मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, जो इंक्रोचमेंट केएमसी का जो स्टाफ था उसको भी, लेकिन पुलिस की भारी नफरी जो थी वो इलाके के अंदर मौजूद थी, जिन्होंने जो है वो मौके से 15 लोगों को हिरासत में लिया और जो है वो लोगों को मुंतशिर किया और गिरफ्तार अफराद को जो है वो थाने मुंतकिल किया गया, जो कलरी और बगदादी थाने के अंदर मौजूद है। उधर कराची के इलाके हॉक्स रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाबाहक हो गए हैं, जबकि वेस्ट जोन में पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान 23 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। शहर कायद से खबर शामिल कर रहे हैं, जिसके इलाके हॉक्स रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाबाहक हो गए हैं। दूसरी जानिब वेस्ट जोन में पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाइयां की हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में 23 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएंगे कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किए गए हैं। वेस्ट जोन में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन किया है और इसके ऑपरेशन के नतीजे में 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दें आपको, मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम होंगे। काबीना पर भी मुशावरत जारी है और इम्कान है कि शाहिद खाकान अब्बासी की उबूरी काबीना मुख्तसर होगी। इन तमाम फैसलों की हतमी मंजूरी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दी जाएगी। इस पर मुशावरत फिलहाल जारी है। आपको खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज ने शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वजीर आजम बनाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज बशीर चौधरी से। बशीर चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने हतमी फैसला यही किया है कि वज़ीर आला पंजाब को मुस्तकिल वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए वो NA 120 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जो नशिस्त नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली हुई है, वो नशिस्त जब रुकने कौमी असम्बली में जाएंगे तो उन्हें मुंतखब कराया जाएगा। उससे पहले जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म मुंतखब कराया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी अगरचे आइन की रूह से कोई वज़ीर आज़म नहीं होंगे, लेकिन ये मुख्तर अरसे के लिए वज़ीर आज़म होंगे। जब तक शहबाज शरीफ मुंतखब नहीं हो जाते तब तक जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और उसके बाद वो जो ही शहबाज शरीफ मुंतखब हो जाएंगे तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे। इस दौरानिए के वज़ीर आज़म के जो काबीना है वो भी मुख्तर होगी और जो अहम है वो वही
उनके साथ जो है वो काम करेंगे और जब बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनेंगे फिर उनकी काबीना जो है वो एज यूजुअल जिस तरह अभी मौजूद काबीना है इस शक्ल में से दोबारा पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी। खबर दें आपको, पंजाब के वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। पंजाब के नए वजीर आला के लिए मुशावरत में वो शरीक होंगे। NA 120 में शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम के लिए भी मुशावरत होगी। इजलास में मलिक परवेज, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और तौसीफ शाह भी शिरकत किए हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के अगले वजीर आला कौन होंगे, इस पर मुशावरत जारी है, इसलिए हंगामी तौर पर वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। पंजाब के नए वजीर आला के लिए मुशावरत में वो शिरकत के लिए वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ NA 120 में शहबाज शरीफ की इलेक्शन मुहिम के लिए भी मुशावरत जारी है। इजलास में मलिक परवेज, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और तौसीफ शाह भी शिरकत किए हुए हैं। अहम इजलास जारी है इस्लामाबाद में और आपको बताएं कि पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा, इस पर मुशावरत के लिए बुला लिया गया है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर को हंगामी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया गया है उनको, और पंजाब के नए वज़ीर आला के लिए मुशावरत के लिए उनको बुलाया गया है। शिरकत की हुई है उन्होंने और उनके साथ साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, जिनमें मलिक परवेज, राना सनाउल्लाह, राना मशहूद और तौसीफ शाह भी हैं। और आपको खबर दें कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पंजाब हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया है। लीगी कारकुनान ने डेस्क और तालियां बजाकर इस्तकबाल किया है। ये वीडियो आप 24 न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे और पहुंचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया गया। नवाज लीगी कारकुनान वहां पर मौजूद थे बड़ी तादाद में और उन्होंने डेस्क और तालियां बजाकर उनका मुनफरद अंदाज में इस्तकबाल किया है। नवाज शरीफ पंजाब हाउस पहुंचे और पंजाब हाउस पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से, जहां पर PTI कारकुन को अपनी दुकान के शटर पर गो नवाज गो लिखना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कारकुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी मुतादिद वाकयात ऐसे पेश आ चुके हैं। नारे लगाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, दुकानों पर लिखवाने के बाद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं। और बहावल नगर से ये खबर शामिल कर रहे हैं, जहां पर PTI के एक कारकुन ने अपनी दुकान के शटर पर गो नवाज गो लिखा था और उसको गो नवाज गो लिखना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उस शख्स को, उस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी मालूमात और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv। एक वीडियो के बाद मुलाहिजा कर सकेंगे स्पेशल ट्रांसमिशन। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं 24 न्यूज़ HD की ट्रांसमिशन में। पनामा केस के बाद, इसके वर्डिक्ट के बाद अब जो नजरें लगी हुई हैं पूरी कौम की, जो अब चीजें ज़ेरे बहस हैं, वो है पाकिस्तान की बागडोर अब किसके हाथ में होगी। काफी हद तक इसमें क्लैरिटी आ चुकी है, लेकिन जैसा कि इससे पहले डिस्कशन हो रही थी नाज़रीन के शरीफ फैमिली ने अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपनी पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए और प्रीमियरशिप को फैमिली में रखने के लिए पहले 45 दिन के लिए एक वज़ीर आज़म लेकर आ रहे हैं, उसके बाद फिर वो मियां शहबाज शरीफ साहब। अब पंजाब जब खाली होने जा रहा है तो फिर पंजाब किसको देंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहस है। हमारे साथ हमारा पहले वाला पैनल ही मौजूद है। जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं। चौधरी साहब अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। काली सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम ज़हरा साहिबा, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब फारूक H नाइक साहब ने। फारूक साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपकी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की जो ऐलान किया है आपने सर, वो जो 45 दिन के बाद इलेक्शन होंगे उसके लिए होगा या अभी शायद खाकान अब्बासी के मुकाबले में उतारा जाएगा? देखिए, जहाँ तक क्या कहते हैं, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन करने के बाद इस प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा जाएगा जी। अब ये कौन कैंडिडेट होता है ये पार्टी डिसाइड करेगी इन कंसल्टेशन विद ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि कोई इनफरादी तौर पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तमाम लोगों, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर इस चीज़ का फैसला किया जाएगा। अच्छा, तो सर ये जानते हुए कि चूंकि अददी बर्तरी आपको हासिल नहीं है और इसमें जीतना जो है वो तकरीबन मुश्किल है, नामुमकिनात में से है, तो ये सिर्फ क्या एक डेमोक्रेटिक कल्चर को आप फ़रोग़ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं सर? देखिए जी, हमारी पार्टी जमहूरियत पर बिलीव करती है और हम हर वो कदम उठाएंगे जिससे कि जमहूरियत को तक़वियत पहुँचे और आइन की और कानून की बालादस्ती हो। हार और जीत अपनी जगह पर होती है, मगर इंसान को, हमारी पार्टी ये बिलीव करती है और हमारा ये मंशूर भी है, और यही हमारे चेयरमैन बिलावल साहब और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत तक़वियत पहुँचे और हर वो कदम उठाया जाए जिससे कि सिस्टम्स को कोई नुकसान ना हो, और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग होना चाहिए, एक शख्स को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं चाहूंगा हमारे बाकी पैनलिस्ट भी आपके साथ सवाल तो जवाब करें सर, लेकिन एक सवाल मेरा ज़िम्नी इसमें ले लीजिएगा, फिर गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से किसी भगौड़े ग्रुप की तवक्को तो नहीं कर रही, क्योंकि बाजी में तो इसकी मिसाल मिलती है, मंजूर भट्टू साहब ने चंद अरकान के साथ वजीर आला बन गए थे वो, तो क्या किसी ऐसी एक्सपेक्टेशन में तो नहीं है आप? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये आप क्या कहते हैं, ये प्रिजम्पशंस की बातें हैं, ये बिल्कुल सपोजिशंस हैं, ये क्या सराई है। जो भी फैसला होगा वो हमारी जो पार्टी है, तमाम क्या कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन करने के बाद फैसला किया जाए। चलिए बिल्कुल। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, कोई भगोड़ा ग्रुप वजूद में आ रहा है सर? भगोड़ा ये लफ्ज़ ही गलत है। हाँ। लोगों को राइट है अपनी राय रखने का। फरूक नाइक साहब, आप कहते हैं जमहूरियत और आइन और कानून के मुताबिक हम काम चलाना चाहते हैं। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून
और अवामी मैंडेट रखने वाले वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार से महरूम करने के लिए जो मुल्क में जाल फैलाया गया था साजिशों का, आप उसमें एक्टिव मेंबर थे आपकी पार्टी, आज आपको जमहूरियत का दर्द उठ रहा है। लोग ये आप समझ नहीं रहे, वाई हैव यू प्लेड ए पार्ट फॉर रिमूवल ऑफ नवाज शरीफ? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई पार्ट प्ले किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला है वो हम सबको मानना चाहिए। हमने भी ये फैसला माना था जब हमारा वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटाया गया था। हमने ये फैसला माना और उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब नए वज़ीर आज़म बने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर जब ये केस चल रहा था, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने उनको एडवाइस भी की थी कि आप रिज़ाइन कर दें। तो जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक़ है, हमने हमेशा क्या कहते हैं, हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शहादत दी, अपने और कानून को और आइन को माना। शहीद बीबी ने हमेशा कानून और आइन को माना। आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल की सोबतें उन्होंने काटी और बिल्कुल कानून के मुताबिक जितने भी केसेस थे, कोई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, कोई प्ली बारगेन नहीं की और तमाम केसेस के अंदर ऑन मेरिट्स उनको एक्विटल हुई है। 2 साल उनका केस चला किले के अंदर। 2 साल हमने किले के अंदर रोज़ जाते थे, केस चलाते थे, गवाहों को जिरा करते थे। हमने कभी क्या कहते हैं किसी अदालत का या किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, ना उनको पर तनकीद की और बड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, वैसे एक बात तो है सर, एक बात तो है, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जानें कुर्बान दी और सोबतें हासिल। जी सर, एक थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट में करूंगा। कम से कम इस पूरे पनामा केस में तो वाकई आपका कोई किरदार नहीं है, उसको आप पॉजिटिव सेंस में लें या नेगेटिव सेंस में लें, इसमें तो वाकई आपका कोई किरदार शुरू से था ही नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ेंगे। काई साहब, सर दोबारा टॉपिक पर वापस आते हैं कि पीपल्स पार्टी ने फिर भी अपना जाला प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन शाहसफ शरीफ से कोई बाहर जिसने 30-35 साल दिए हो, उनको कोई वफादार नहीं मिल सका सर आज तक, या उनको तवक्को नहीं है कि कोई वफादारी निभा सकता है? मुझे एक लतीफ़ा याद आता है, जब होस्नी मुबारक मिस्र के प्रेसिडेंट थे तो किसी ने कहा कि भाई देखें, आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, कोई मौका नहीं देते लोगों को, कोई चॉइस नहीं देते। उन्होंने कहा भाई चॉइस है, मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से जिसको मर्जी आप मुंतखब कर ले। देखिए यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नाम है, फ्रॉड चल रहा है, इसको चलने दें। जिस तरह ये गद्दी नशीनी है, जिस तरह कारोबार नीचे जाता है, ये डेमोक्रेसी, ये शुगल सोसाइटी है ना, रोज़ हमें डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी गिर गई नवाज की सब, ये जो खास तौर पर वो शुगल सोसाइटी है जो यूएसएड और बाहर के डोनर्स पे बैठी हुई है, ह्यूमन राइट्स के धंधे कर रहे हैं। मैं ये देख ना, ये सारा खेल उलट गया। और सबसे तकलीफ की बात यह है कि हम इस पर अब बात भी नहीं करते। क्या ये आप समझते हैं 4-5 फैमिलीज हैं, ओ भाई उनके दरमियान चंद अरबपतियों के दरमियान म्यूजिकल चेयर है पावर का, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये ले लेंगे, यही छेक है। और दिस इज द, यही प्रॉब्लम है कि जराए पैदावार पर भी कब्जा, रियासत पर भी कब्जा, रियासत के इदारों पर भी कब्जा। अब FIA के बंदे की मजाल है कि PM से पूछे ये तुमने क्या वारदात की है। ये क्राइसिस है यहाँ ये है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। जो नगमा हमें सुनाया, नसीम साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जो नगमा हमें सुनाया जा रहा था कि नवाज शरीफ अगर ना रहे तो फिर जिस तरह तरक्की का अमल रुक जाएगा, CPEC रुक जाएगा, चाइना से तो शायद कोई खबर भी ऐसी नहीं आई। 80% के लिए तो पहले ही रुका हुआ है यार, ये इनके अपनी तरक्की के मंसूबे हैं, जाती तरक्की के मंसूबे हैं। तो कुछ रुका हुआ देखा है आपने नसीम साहिबा कल से? देखिए, ये बात ये है ना कि इनका एक इन्होंने अपना बयानिया बनाना था, इनके पास कोई PMLN के पास और कोई बात थी नहीं। कोर्ट में जो लोग जाते रहे हैं, जो हमें हकायक मालूम हुए हैं, वो तो जो नज़र आ रहे थे हकायक, और क्या कहते ये, इनके पास कोई सियासी तौर पे कुछ कहने को तो नहीं था। हद तो ये है कि अब भी PMLN के कुछ लोग आते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। कल एक उनके सेनेटर आए हुए थे, वो साहब फरमा रहे थे कि हम सुर्खरू हुए हैं। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर यानी कि नवाज शरीफ साहब सुर्खरू हुए हैं क्योंकि कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो वो तो अल्लाह करे आइंदा भी सुर्खरू हो, कुछ भी साबित नहीं हुआ, डिसऑनेस्ट होके सुर्खरू हो गए डॉक्यूमेंट। तो ये तो कहने की बातें हैं, जाहिर है कि ये जो बातें कर रहे हैं वो उसमें तो कोई सदाकत है ही नहीं। जो PMLN बातें कर रही है तो यही बयानियां चलाएंगे। अभी तो ये आगे भी देखिएगा ना, सियासत है, सियासत में ये बयानिया चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है, अच्छा नसीम साहब एक और ज़मीनी सवाल लीजिएगा, थोड़ा तकनीकी भी है, आप कवर करती रही हैं पूरे इस पनामा के प्रोसेस को। जो उनकी सोच है वो सही है, लेकिन
तरीका तो सिस्टम से ही बनेगा ना, आगे वो सिस्टम का नसीम तरीका साहब चल यहाँ रहा पे है। ज़मीनी और सवाल मुझे तो लीजिएगा। बड़ा I'm यकीन sorry, है, आपको कट यू है, आपको कट यू है। आपने फॉलो किया इस पूरे प्रोसेस को जो पानामा की हेयरिंग्स हुई और जेआईटी रिपोर्ट, जब स्पेसिफिकली पूछा गया अटॉर्नी जनरल से और नैब के जो है वकील से कि आप कब अपील दायर कर रहे हैं, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम अपील दायर करेंगे हुदैबिया के हवाले से। अगर ये मुकदमा नहीं दोबारा खुलता, अपील दायर नहीं होती है, तो फिर तो शहबाज शरीफ और इसाक डार जो है वो सेफ रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप क्या समझते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा? किससे पूछ जी नसीम साहब, आप ही से सवाल था मेरा, फिर मैं बाकियों से भी ये सवाल करूंगा। जी ओके, मेरा ख्याल है कि ये हर सूरत खुलेगा हुदैबिया का, इसमें इफ और बट की बात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ये अब आपको खोलना होगा, उन्होंने कहा सर वी विल ओपन इट, उन्होंने कहा ये वेग बात मत करें, ओपन इट इन अ कपल ऑफ वीक्स। तो मेरा तो ख्याल है ये बाकी सबसे पहले रेफरेंस खुल जाएगा। आपको मालूम है कि कल जो नैब के चेयरमैन है या पीर को उन्होंने बड़ी मीटिंग बुलाई है बड़ी भारी, तो मेरा ख्याल है कि देयर इज नो एस्केपिंग द फैक्ट कि हुदैबिया खुलेगा और जल्द ही खुलेगा 2 हफ्ते। चलिए मैं ये चीज फारूक साहब से पूछ लेता हूं। सर आप कानून भी बेहतर जानते हैं, हुदैबिया अगर खुलता है उसकी सर शरीफ फैमिली के लिए, शहबाज शरीफ और इसाक डार के लिए क्या रिपरकशंस होंगी सर? और क्या ये लेकिन नून लीग की तरफ से ये भी सोचा जा रहा है उनके हलकों में कि गालिबन ये केस अब तक ये केस नहीं खुला, हुदैबिया नहीं खुलेगा। देखिए जी, ये अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब ये नैब वालों ने डिसाइड करना है। जैसे अभी बता रही थी नसीम साहबा कि मंडे को मीटिंग कॉल की गई है चेयरमैन नैब ने। चेयरमैन नैब के ऊपर अब सारा चीज़ें जो मैं समझता हूँ मलबा जो है वो नैब के ऊपर डाल दिया गया है। उन्होंने डिसाइड करना है, क्योंकि सेक्शन 24 की ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के नीचे चेयरमैन नैब की ये क्या कहते हैं डिस्क्रेशन है कि वो सारा मटीरियल को देख के फैसला करे कि किसके अंदर उन्होंने अपील करनी है, किसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना है। और इसके लिए उनका अपना एक बोर्ड बैठता है जिसके अंदर तमाम सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, उनके जो प्रोसीजर हैं। और मैं समझता हूँ वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसको मद्देनजर रखते हुए उसकी कंप्लाइंस के अंदर अच्छा वो सर, फैसला मैं थोड़ी सी यहाँ पे एडिशन कर दूं फारूक साहब, मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूं कि हुदैबिया इज सेपरेट फ्रॉम दिस डिसीजन, क्योंकि इस फैसले में हुदैबिया का जिक्र नहीं है। इससे पहले ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द जेआईटी रिपोर्ट उस वक्त पूछा गया था ऑनरेबल जजेस से, आजम नजीर तारड़ से पूछा कि क्या आप हुदैबिया की अपील में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम इस पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने पूछा आप कब तक कर लेंगे, एक हफ्ते की बात, एक हफ्ते का टाइम दिया था तारड़ साहब ने, अब तो 2-3 हफ्ते हो गए इस बात को भी। तो इसाक डार साहब और अली उस मैं कैंप का ये कहना है, सॉरी मेरा ख्याल है कि हम मौजूद थे वहाँ, बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा हम खोलेंगे हुदैबिया का। नैब की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है कोर्ट रूम में कि हम खोलेंगे। उसके बाद जज साहब ने ये पूछा था कि आप वेग बात मत करें, आप बताएं कब खोलेंगे, तो उन्होंने शायद 2-3 हफ्ते की बात की थी। नसीम साहबा मेरे पास अभी भी उस किताब में वो लिखा हुआ है, जुमला लिखा हुआ है 1 हफ्ता कहा था, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया अब। देखिए जी, वो जैसे देखे ना मंडे को आपको पता चल जाएगा, पीर 2 हफ्ते का कहा था, क्योंकि जज साहब ने इस पर इसरार किया था कि आप टाइम लाइन इस पे कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है, इसे हम कंफर्म कर लेंगे, हम टाइम फ्रेम कंफर्म कर लेंगे। फारूक साहब सर आप बताइएगा, अगर नहीं खोलते, क्योंकि अदालत ने स्पेसिफिकली पूछा है इस मुकदमे के बारे में, अगर अपील में नहीं जाती है नैब, फिर क्या होगा सर? देखें ना अपील में, देखें अपील में पहले भी नहीं गई नैब, उनके क्या कहते हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे और तमाम उनके जो अफसरान थे उन्होंने ये फैसला किया कि इसमें अपील में नहीं जाना चाहिए। टाइम भी गुजर गया है, लिमिटेशन भी इसमें सामने आ गई है, मगर अगर उन्होंने फैसला किया उनको साथ साथ दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंडोन किया जाए और फिर इसका बात ये आगे बढ़ेगी उसके बाद। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की इंस्ट्रक्शन भी आ गई ना सर, उनको जो अपना पुराना फैसला है उसको उनको चेंज करना पड़ेगा। जब वो अपने पुराने फैसले को चेंज करेंगे, नैब चेंज करेगी, नैब का बोर्ड चेंज करेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगी और उनको रीजंस देने पड़ेंगे व्हाई दे आर चेंजिंग द डिसीजन व्हिच दे हैव ऑलरेडी टेकन।
ठीक है फरूख नाइक साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक चीज मैं एस्टैब्लिश कर दूं, हम टाइम फ्रेम में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या टाइम दिया था नैब के वकील को, लेकिन यह बात तय है कि नैब के वकील ने माना था कि हम इसको विद इन वेरी सून, बहुत जल्दी हम अपील में जाएंगे, और यहां पर कोर्ट की सर्टेन इंस्ट्रक्शन है, बाकायदा हिदायत है कि आपको अपील में जाना होगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। सेफगार्ड ने हमें इनवाइट किया पिकनिक पे। पिकनिक से पहले बच्चों ने मुख्तलिफ एंटीबैक्टीरियल साबुन से हाथ धोए, फिर यही हाथ जर्म बोर्ड पर लगाए। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में एक्सप्लेनेशन कुड़ी बता रहे थे कि इंजीनियरिंग अलहदा है, पेपर का अलहदा है। इंजीनियरिंग तो अभी गया ही नहीं, वो अभी जाना है। जरा इसके बारे में बताइएगा। नहीं, ये दो रेफरेंसेस ट्विन, जिसमें 164 का बयान है जनाब मोहतरम इसहाक डार साहब का, वो उन्होंने उसमें सारा एडमिट किया हुआ है। एक दाखिल हुआ था टेक्निकल ग्राउंड पर हाई कोर्ट से, यानी वो खत्म हो गया था। दूसरा रेफरेंस तैयार पड़ा हुआ है जो फाइल ही नहीं हुआ, नैब के पास है। अब चूंकि ये केसेस उन्होंने कहा और भी जितने खोले, जिन जिन के ऊपर आपके पास मटेरियल है या आएगा, या वो जो एक होता है MLAs जो हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत जो आ रही, वो अगर आता है तो आप करें। तो अब तो वाइड स्कोप है, और किसी माई के लाल में मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कल की जजमेंट के बाद कोई उसमें हेर फेर करे, किसी के भी खिलाफ केस हो, वो सारे खुलेंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और नसीम ज़ारा और सईद काजी अली हैदर साहब, आप सारे यू विल बेयर मी आउट। नैब का कानून बड़ा डिफरेंट है। इसमें जिसके खिलाफ रेफरेंस है वो गिल्टी है टिल ही प्रूव्स इज इनोसेंट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है ये कोई खाली मुखालफों के दावे नहीं है। जब कहा गया रेफरेंस प्राइमा फेसाई केसेस बनते हैं तो 98% दे आर प्रूवन चार्जेस। आए अपने डॉक्यूमेंट लेके आए। अच्छा, हमने कहां से खरीदे, कहां से नहीं। इफ यू नो अदरवाइज तो मुझे बता दें। नहीं तो इसका मतलब जो गिल्टी है काजी साहब, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो दोबारा नहीं ले सकता, ना ही वो जो है वो प्रीमियरशिप के लिए जा सकता, जैसे कि चॉइस साहब फरमा रहे हैं। गिल्टी तो नहीं ले सकता, कॉन्विक्ट कैसे ले सकता है?
तो ये तो बात दुरुस्त है, मगर देखना ये है कि जिस तरीके से अभी फारूक एच नाइक साहब कह रहे थे कि कुछ सेक्शन 24 के तहत अगर तो ये डिसीजन और फैसला नैब ने करना है कि भाई आगे बढ़ के आप खुद उन पर डिस्क्रेशन उनकी है, तो फिर तो अल्लाह तौबा ही कर। नैब की नहीं, नैब कोर्ट को देखिए, नैब को जो चेयरमैन को माफ करना निकाल दिया इसमें से, निकाल दिया इसमें उनको क्या तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इन चीजों में कोई दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल तो बस मेरे ख्याल में फिर जाएगा और फिर उसके बाद अगर ये हुदैबिया खुलता है तो उसमें आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें आप फर्दन नाम पढ़ लें, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोगों के नाम है माशाल्लाह, कलसूम नवाज भी तो सारे लोग हैं, तो फिर ये सारा खुलेगा। तो मेरे ख्याल में अभी इसकी फॉल आउट आनी है, ये जितना ये जो फैसला हुआ है आहिस्ता आहिस्ता अभी किसी को इसकी इम्प्लीकेशंस का इनको भी अंदाजा होगा, ये जो रूलिंग फैमिली है या रूलिंग पार्टी है, तो ये मेरे ख्याल में लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अली अच्छा, एक बड़ी अहम बात है नसीम साहिबा जो हमने उस दिन भी की, कल मतलब जब ये फैसला आया, देखिए एक बड़ा एक तारीखी फैसला, और वो फैसला आया है 62F के तहत। अब 62F की तलवार न्याम से बाहर निकल आई है, दो धारी तलवार है, ये आप क्या देख रही हैं आगे चल के किस किस पे चलेगी? तो फिर ये तो एहतसाब होगा, बड़ा कड़ा एहतसाब होगा सबका। मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं इसकी। देखिए, एक तो केस ऑलरेडी चल रहा है जो कि हनीफ अब्बासी साहब ने दायर किया है, इमरान खान साहब और पीटीआई के जो दूसरे लीडर हैं जहांगीर तरीन, उनके हवाले से। तो ये शुरुआत है। मेरा ख्याल है कि यकीनन देखिए ना, आप और मैं भी उठा के ले जा सकते हैं, कोई हमारे पास एविडेंस हो ABC के खिलाफ, चाहे वो फेडरल लेवल पे है, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे, और चाहे वो लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट का कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है। तो ये बात तो अभी शुरुआत ही है, मैं बार बार ये कह रही हूँ आपसे, ये तो अभी इख्तिताम पजीर तो नहीं, शुरुआत है। और जमात इस्लामी की एक पिटिशन भी है सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरा ख्याल है वो जमात इस्लामी उठाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। सिराजुल हक साहब से हमारी रोज़ाना बात होती थी, साथ ही इनफैक्ट बैठे होते थे हम कोर्ट रूम में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम अभी नहीं वो पिटिशन उठा रहे। उस पिटिशन में ये लिखा है, एडमिट भी हो गई हुई है, जिसमें लिखा है कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और जजेस और जनरल्स सब का हिसाब किताब होना चाहिए। और वो कह रहे थे अब वो पिटिशन जल्दी हियरिंग के लिए लगेगी। तो मेरा ख्याल है कि हर लेवल पे ये बात बड़ी क्लियर है कि, और जो आप तलवार की बात कर रहे हैं, अगर हमारे दोस्त जो हैं कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे आसमा जहांगीर साहिबा ने एक्सप्रेस की है, उन्होंने कहा जी अब तो ये पता कोर्ट रिग्रेट करेगा इस तरह की डिसीजन को, लेकिन मेरा उनसे इस पर इत्तेफाक नहीं है। जब और कोई भी सिलसिला कामयाब नहीं हुआ, नैब ने इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं किया, आपको मालूम है कि ये पार्लियामेंट्री तरीके से इनकी कोशिश थी कि पनामा का कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस एग्री करें, वो भी नहीं हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बात गई। और एक और आपको मैं बात बताती चलूं कि ये जो 62 और 63 है, असफंदियार वली साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है, शुरू उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका जिक्र किया कि जब 18वीं तरमीम पर काम हो रहा था तो पार्टीज कह रही थी कि 62, 63 निकालो, तो गैस करें कौन सी पार्टी थी जो कह रही थी नहीं मुखालफत कर रही थी, ही रहने दें। जी, जी। वो पार्टी थी जिनके लीडर को कल 62(1)F के तहत डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो कुछ हकायक है वो हमें मद्देनजर रखने हैं। ये शिकन डलवाने में भी इन्हीं का हाथ था, अब एक बड़ी सपोर्ट से हासिल खुलेगा। जी अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसके तहत अगर इस एहतसाब की रस्सी को फैलाया जाता है सर, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि फिर छांटी हो ही जाए, इस छन्नी में सभी छन के बाहर आए और नई क़यादत सामने आए? वैसे लाइटर साइड पर अगर तो सिराजुल हक साहब दयानतदार आदमी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर इस पर अमल हुआ तो शायद सिराजुल हक तजुर्बा भी, तो अगर तो सिराजुल हक साहब का ये ख्याल है कि गलियां हो जाए सुनियां में जमात इस्लामी फिरे, क्योंकि वैसे तो उनको ना वोट मिलते हैं ना सपोर्ट है, और ये कितनी बदकिस्मती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहाँ 95% मुसलमान हैं, जमात इस्लामी जो है वो अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने में नाकाम है। तो यानी उनका ख्याल है कि सब खाली हो जाए और उनका फिर बारी आ जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये रवाज पड़ गया है, तारीख बन गई है, नवाज शरीफ से शुरू हुआ है, अब ये रुकेगा नहीं प्रोसेस, ना रुकने देंगे हम, और इसको मंतकी अंजाम तक जाएंगे। लेकिन ये जो बात एक हलवाखोर मुस्टंडा ग्रुप जो है वो टेलीविजनों पर बैठ के वो नवाज शरीफ का केस और इमरान खान का केस एक ही है, वो जो है माफ़ी चाहते हैं। नवाज शरीफ का केस
करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का है। इमरान खान की कोई टेक्निकल ओमिशन हो सकती है, मुझे पूरी कौम उसकी दयानत पर मुतफिक है, माफ करना। मैं कुछ माजी के झरोकों में आपको और आवाम को भी लेके जाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद क्या कहा करते थे इस हवाले से, और अब जब खुद पे आन पड़ी है तो फिर मंजरनामा आपके सामने ही, जरा सुन लीजिए नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जंग है, पाकिस्तान के अंदर जो है ये करप्शन को खत्म करने की जंग है, ये पाकिस्तान के इदारों को तहफ्फुज़ देने की जंग है, सुप्रीम कोर्ट को बचाने की जंग है। भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या कभी लातों के भूत बातों से मानते हैं? तो फिर तैयार हो। ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। वो अपनी इस्लाह करे, मामलात को ठीक करे और इदारों का एहतराम करे। ये वो नसीहतें हैं जनाब जब अपोजिशन में हो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, तो सर ये नसीहतें देना बड़ा आसान है। आप कुछ याद आ रहा है कि जो कुछ कहा करते थे सर सब कुछ सामने आ गया। एक फिक्रा कह दूं इजाजत? जी 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 अब तो लातों के भूत लातों से भी नहीं मानते। अच्छा ये आपको लगता है कि लात लगी है, और ये वो लात है इंसाफ की लात, अदल की लात है ये जो लगी है। चौधरी साहब मैं फिर कैसे आपके पास भी आता हूँ। भाई वो हर एक को राइट है। वो हुसैन सोहरावर्दी के पास बंदा गया, साथ बड़ा उस वक्त कोई स्पूल वाले होते थे टेप रिकॉर्डर, उन्होंने कहा ये किस लिए भाई? उसने कहा ये आपका रिकॉर्ड करने लगे इनके। उन्होंने कहा नो उठा के बाहर फेंको। स्टेटमेंट देना सियासतदान का राइट है, और अगले दिन उसको डिसओन कर देना हमारा फर्ज है। ठीक है ये कैसा फिर यही था कि जब आप अपोजिशन में हो तो फिर तो मीठा मीठा आपा, लेकिन अब आ गए हैं और यही चीज सर पे पड़ी आके। यही वो शिके 62-63 की जब ये डलवाई जा रही थी तो फिर ये साथ थे ज़ियाउल हक के, और यही शिके जब निकालने की बात हो रही थी तब भी इन्होंने मुखालफत की और आज खुद शिकार हो गए सर इसका। मुझे कह रहे हैं जी कैसा बात? देखिए मैं अर्ज कर दूं, मेरा तो एक स्टैंस है, बड़ा क्लीशे रिडन भी लगता होगा आपको। मैं तो यही कहूंगा कि जब से एक नजरियात का इनखला हुआ है इस सियासत से, और सियासत बन गई है आपकी ना बिजनेस एम्पायर्स को प्रोटेक्ट करने के। देखिए मैं साफ खुल के बात करता हूं, ये है पार्ट टाइम सियासतदान, और सियासतदान इसलिए हैं ताकि ये अपनी बिजनेस एम्पायर जो हैं उनको बचा के तो आगे चलें। ये है लड़ाई। आज किस चीज की लड़ाई है? आज मैशत पे किसका कब्जा कितना है उसकी लड़ाई है, और से ज्यादा क्या है? बिल्कुल वोटों को कौन पूछता है? हमें मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सर आपके वक्त का। अच्छा सर वो शेर है ना कि याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो गालिबन इस वक्त मियां साहब ने वही शेर अपने सामने लगाया होगा, क्योंकि जो माजी में कहते रहे हैं, जो करते रहे हैं सर, वही सब कुछ सामने आ गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखें ये जो 62 और 63 है ना, ये बेसिकली ज़ियाउल हक की इजाद थी और एक आमिर की, और वो उस वक्त की बेनजीर वोटों को रोकने के लिए, और जो ज़ियाउल हक के हामी थे और सपोर्टर्स थे, उन्होंने इस शिक को अपने दिल से लगा के रखा और बचा के रखा। अब होता क्या है कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो फिर आप उसमें खुद ही गिरते हैं, और यानी इनके पास 3 मौके आए थे इस शिक को अंडू करने के लिए, लेकिन इन्होंने किया नहीं, क्योंकि इनके ख्याल में कभी बेनजीर, कभी इमरान, कभी कोई और उसमें हाथ पड़ता है। तो अब जब आप दूसरों के लिए गड़ा खोदेंगे तो उसमें आप खुद गिरेंगे। अब हकीकत यह है कि इस शिक के अंदर अगर सही मानों पे देखें तो इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट तो शायद मेरा ख्याल है कि चंद लोग ही होंगे सिर्फ जो पूरे मुल्क में क्वालिफाई करते होंगे, और औरतों को क्वालिफाई भी नहीं करेगा। लेकिन अब भारत जो ऐसा फंसता जाएगा वो ऐसा फंसता जाएगा टिल द टाइम के पार्लियामेंट इसको रिपील ना करे, अमेंड ना करे, खत्म ना करे, तब तक अब ये तलवार बन के लटकेगी सबसे। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे एक ब्रेकिंग यहाँ पे देनी है नाज़रीन आपके लिए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला किया गया है कि इस वर्डिक्ट, पैनामा वर्डिक्ट के खिलाफ रिव्यू पिटिशन में जाएंगे। नजर खानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में यह फैसला किया गया है कि रिव्यू पिटिशन में जाएंगे। कल आपको बताएंगे सबसे पहले ये खबर 24 न्यूज ने नसीम ज़हरा साहबा ने ही ब्रेक की थी, और अटॉर्नी जनरल ने इस बात को इंडिकेट किया था कि हम सोच रहे हैं, ऐसा करेंगे कि हम रिव्यू पिटिशन में जाएंगे। आज बाकायदा तौर पे हमारी वो खबर भी 24 न्यूज की सच साबित हुई, और आपने देख भी लिया कि आज इजलास में यह फैसला भी किया गया है कि रिव्यू पिटिशन में इस केस का फैसला जो है वो लेकर जाया जाएगा। यह अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में
रिव्यू पिटीशन का फैसला कर लिया गया है। काई साहब, सर मैं एक दफ़ा फिर आपके पास आऊंगा, फिर मुबश्शिर साहब और नसीम ज़हरा साहब के पास भी। रिव्यू पिटीशन तो 90% जो है वो मुखालफत में जाती हैं। भुट्टो साहब के केस में जिन दो ने हक में लिखा तो उन्होंने भी रिव्यू में बाद में मुखालफत में लिख दिया, तो कोई बेस नजर नहीं आ रही है जिसपे किस टेक्निकल बेस को चैलेंज करेंगे। उनका राइट है वो जाएं। देखिए जब ये केस चला वो एक सीधी हम जो देखते हैं, हम कोई लॉ एक्सपर्ट तो है नहीं, ना कोई कानून लेके, ना कोई सबूत लेके आ सके, ना पैसे की ट्रेल थी, ना कोई अकाउंट बताया। जो अकाउंट निकल रहे थे वो जवेद कियानी साहब का निकल रहा था, सईद अहमद साहब का निकल रहा था, कुछ सईद शेख साहब में गालबन उनका निकल रहा था। 92 के इर्द गिर्द जब इन्होंने ये कानून 2 नंबर बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, जो सारा वारदात है बेसिकली, जितने मर्जी पैसे बाहर ले अंदर। मैं तो यही अर्ज तो कर रहा हूँ, रियासत और रियासती कवानीन और आइन को भी अपने माशी मफादात के ताबे किया गया, और ये जुर्म बना दिया गया कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता, 5 साल पुराना आप टैक्स नहीं दे सकते। तो ये सारा जो सिलसिला है, और आज जो इनके खिलाफ ये हमने रिजेंटमेंट भी देखी है, विद इन द स्टेट की भी रिजेंटमेंट देखी है। ये कोई सिविल मिलिट्री लड़ाई नहीं है, ये तो ये है कि यार ये तो सब कुछ ले चले हैं। ये तो लगता है जैसे कोई फतह हो रहा है, कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट आ रहा है, सारे दारों हो गया। आपने सुना नहीं क्या कहा था उन्होंने? वो जहां भी बात हो रही कह रही है हम सुरखरू हो गए, पता नहीं अदालत कह रही है आप डिसऑनेस्ट हैं। ये तो तारीख बताएगा, स्यारू हो गए, ये सुरखरू है, वो तो तारीख बता देगी। चलिए वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद बात करते हैं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। अकामा तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था। मतलब ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि ये पहले से बात कर रहे हैं सर। ये भी एक नया प्रोपेगेंडा टूल अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साहब मोहतरम, वो जजमेंट पड़ी हुई है उन्होंने, उनको पता है, उनका कोई केस नहीं, कोई फेस नहीं। वो अब सियासी तौर पर भी उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। और नवाज शरीफ साहब का जो डाउनफॉल है, ये हमने नजूम में तो पढ़ा था, एक तारा ऊपर लेके जाके वहां से नीचे फेंक देता है, फिर जहां से ना उभरे तो फिजिकली पहली दफा देख रहे हैं। नजूम तो सर वैसे भी आजकल बड़ा आपका काम आ रहा है। अब आपका नजूम क्या कहता है आगे? क्या मेरा नहीं, मैं और बात करने लगा जी। वो गिर गए हैं अपनी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। अब वो कहते नहीं हमारे खिलाफ साजिश होगी, बैन अक़वामी होगी, फलाह हो गई। और भाई मियाँ, उन्होंने कहा ये आपने एडमिट किया है, इसमें हम इसलिए डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, प्राइमा फेसाई नहीं है, ये आपका एडमिशन है कि मैंने वहाँ कामा लिया, मैं चेयरमैन था, मैंने 10,000 का नौकरी का फॉर्म भर के दिया, फिर मैंने उनको कहा मुझे गाड़ी भी दो, मुझे ये भी दो, फिर 15,000 कराया। तो इस वजह से क्योंकि आपने एडमिट कर लिया है, ज़्यादा इसमें तो आपने कंसीलमेंट किया है और आप साबित हो गए, बार एफ को आपने अट्रैक्ट किया है, आपको हम फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। जिधर वो उनको तकलीफ हो रही है, पढ़ते नहीं है जजमेंट 5 जजों की, फिर एक और कंफ्यूजन फैलाया कि 3 होंगे 2 होंगे। भाई 18 सफ़े पढ़े, वो लिखे ही 3 जजों के हैं। आपने अगर देखा हो। जी जी देखा, बिल्कुल। वो तो पहले आ चुका था। हाँ जी। अच्छा, आखिरी इसमें बात यह है, अगर 10 और 11 सफ़े पढ़े हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है जिनका इनके कोई मनी ट्रेल नहीं है, और जो मशकूक हैं और जो लूट मार के पैसे से खरीदी हुई हैं, वो उन्होंने कहा प्राइमा फेसाई एट दी फेस ऑफ इट, बज़ाहिर वादियों नज़र में ये केसेस बनते हैं और ये केसेस बनेंगे और रेफरेंस होंगे, और इनको 1.5 महीने के अंदर अंदर फाइल करें और 6 महीने में फारग करें, और सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको ओवरलुक करेगा, ठीक जी, सुपरवाइज करेगा। तो उसके बाद ये क्या चाहते हैं, अब इनको सबको अंदर करेंगे वो, ये अपनी हरकतों से बाज ना आए। क्यों? नैब का मैंने पहले ही कहा है कि अब चूंकि रेफरेंसेस है और ये तैयार पड़ा हुआ है, तो ये जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते तो सब ये गुनाहगार। 16 कंपनियां, मुबश्शिर लुकमान साहब, सर 16 कंपनियों के बारे में जैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब इनको भी देखो जाके। तो सर सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली, आपको लगता है कि पूरे का पूरा शरीफ खानदान, ये सब चट्टे कट्टे अगर खुल के सामने आ जाएंगे तो ये सियासत से फारिग हैं? फिर क्यों? मुबश्शिर साहब आप सुन पा रहे हैं? जो जजमेंट से पहले इन्होंने, आपको मैं बताऊं,
कि जजमेंट से पहले 2 जजेस ने जब इनिशियल जजमेंट आई थी तो उन्होंने इनको गॉडफादर कह दिया, उन्होंने करप्ट कह दिया, उन्होंने डिसीजन दे दिया। अब ये तो ना मुझे बताएं कि उन लोगों को नहीं पता कानून क्या होता है और क्या नहीं होता, और उन्होंने उस वक्त भी बगैर किसी शवाहिद के ये जजमेंट दी थी। अब इनका काम यह था कि जब इनको एक रेस्पाइट मिल गया और GIT बन गई तो ये अपनी जो है ना जो वीक एरिया से, जो सुराख वाले एरिया से उनको प्लग इन करते, जो ग्रे एरिया से उनको पेंट करते और उनको क्लैरिटी लेके आते और कोर्ट के अंदर इस बैटल को एविडेंस और शवाहिद की नजर में लड़ते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे दिया इनकॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में अपना स्टीयरिंग, दानियाल अजीज हो, मरियम औरंगजेब हो, तलाल चौधरी हो, और वो कांस्टेंट मीडिया के ऊपर आके वो बोलते रहे हैं ये जंग अदालतों में नहीं लड़ी थी। अगर यही जंग मुबश्शिर साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, इस वक्त के लिए इस ट्रांसमिशन से फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद कि जो हकायक है उनको सामने रख के किया गया है, और दूसरा